अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। शायान गाड़ी स्टार्ट किए हुए था। दोनों के पैर काफ़ी हद तक जख्मी हो चुके थे। सारे रास्ते दोनों वक्तन फ़ौक्तन बैक मिरर में पीछे की जानब देखते रहे। घर इस जगह का फासला कुछ देर पहले उन्होंने 20 मिनट में तय किया था, लेकिन शायान की गाड़ी अब की बार 12 मिनट में आमिश के घर के बाहर मौजूद थी। रास्ते भर वो दोनों ना एक लफ्ज़ कह सके और ना ही कोई बात की। यार मैं तुझसे फ़ोन पर बात करता हूँ। आमिश की गाड़ी से उतरते ही शायान सिर्फ इतना कह के गाड़ी जन से ले उड़ा। आमिश किचन में दाखिल हुआ, जहाँ साशा पहले से कुछ काम में मसरूफ़ थी। वो बामुश्किल चल पा रही थी। साशा, आमिश ने घबराई हुई धीमी सी आवाज़ में साशा को आवाज़ लगाई, जो चूल्हे पर कुछ पका रही थी और पीठ आमिश की तरफ थी। आमिश लड़खड़ाता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था और नज़रें बार बार अपने जख्मी पैरों की तरफ गिर रही थी। साशा, यार इधर बात सुनो, वो कहता हुआ साशा के करीब पहुंचा ही था कि उसे एक बार फिर वही लहजा और आवाज़ अपनी पुश्त से सुनाई दी। तुम चाहते हो तो बचा सकते थे। वो घबराकर एकदम पीछे पलटा और पैरों पर जख्म की वजह से अपना बैलेंस बरकरार न रख सका और साशा से टकराता हुआ नीचे गिरकर बैठ गया। साशा ने फौरन पलटकर उसे बामुश्किल संभाला और इसकी ऐसी हालत देखकर सख्ते में आ गई। आमिश, ये क्या हुआ? आमिश, ये क्या है सब? इसके पैरों से घुटनों तक जगह जगह छिला हुआ था और जख्मों से खून बह रहा था, जिसे देखकर साशा ने परेशानी में पूछा, रूम में चलो। आमिश बस इतना ही कह सका। साशा ने बामुश्किल उसे सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया और बेड पर लिटा दिया। आप यहाँ लेटिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। साशा ने आमिश को बेड पर ठीक से लिटाकर जाते हुए कहा। नहीं साशा नहीं, रुको, मेरी बात सुनो, आमिश ने घबराकर तेज़ आवाज़ में कहा, जिस पर साशा के कदम हैरत से वहीं रुक गए। अरे क्या हुआ? मैं कुछ लेकर आती हूँ, आपके ज़ख्म साफ़ करने, फिर आप चेंज कर लें, साशा ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा। वो सामने तौलिया है ना, उसे गीला कर लो, यही वॉशरूम से और इसी से साफ़ कर दो, आमिश ने हुक्म देते हुए कमरे में मौजूद तौलिया की तरफ इशारा किया। साशा कुछ ना समझते हुए तौलिया लेकर उसे गीला करने चली गई। आमिश की नज़र मुसलसल इस पर टिकी हुई थी, जो बाथरूम में घुसी थी और चंद लम्हों में गीला तौलिया करके वापस आई। आमिश बगौर साशा को देख रहा था और इसका हर अंदाज नोट कर रहा था। इसके जहन में वही मंजर जो वो देख कर आया था और वही आवाज़ जो अभी किचन में दूसरी बार सुनी थी गूंज रही थी। साशा से डर भी महसूस होने लगा था, लेकिन ये बात इसने साशा के सामने या नहीं होनी थी। साशा पैंट के पॉइंचे ऊपर करके तौलिए से खून साफ कर रही थी। इसका चेहरा नीचे को झुका हुआ था और माथे पर लहराते बाल चेहरे को किसी हद तक ढांपे हुए थे। आमिश को एक अनजाना सा खौफ था कि कहीं साशा फिर से कोई गहरा जख्म न मार दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साशा बहुत नरमी और आराम से इस अच्छी तरह दोनों पैरों से खून साफ कर रही थी। आमिश, ये क्या हुआ है? आप शायान के साथ कहाँ गए थे? साशा ने खामोशी की दीवार गिराई। साशा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे इससे पहले कुछ चीज़ें जाननी है जिनके इंतज़ार में मैं हूँ। प्लीज़ तुम तब तक इस बारे में बात नहीं करोगी, आमिश ने साशा को यकीन दहानी करवाते हुए कहा। लेकिन आमिश, मैं आप में कुछ दिन से अजीब तब्दीली देख रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं, आखिर बात क्या है? आप किन मसलों में फंसे हुए हैं? मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करके आपको खुश रखना चाहती हूँ और इतने दिन से आपके बदले हुए रवैये को देख रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं कह रही। लेकिन अब रोज़ बरोज़ आपके कहीं न कहीं ज़ख्म और नडाल नज़र आती हैं। ये सब क्या है? आप ठीक तो है ना? साशा को जैसे दिल की बात कहने का मौका मिला था, वो फट पड़ी और परेशानी जाहिर कर डाली। मैं ठीक हूँ साशा, बस थोड़ा एक मसला चल रहा है जो मैं तुमसे ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन अभी नहीं, प्लीज़। आमिश की समझाने पर साशा मान गई और धीमी सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उमड़ आई। चलिए आप चेंज कर लें, ये कपड़े मैं खाना तैयार कर लूँ। चूल्हा बंद करके आई थी, साशा ने उठते हुए कहा। पिछले कई दिनों से आमिश नोट कर रहा था कि साशा चुप चुप है और इसकी टेबल से गिरने के बाद नाक पर चोट पर भी कोई ख़ास हैरत जाहिर नहीं की, न इसके पिछले कुछ दिनों की बातों पर हैरत का इजहार किया। फिर बाथरूम में होने वाला वाक़या, क्या ये वाकई साशा ही है? अब उसे यकीन हो गया था कि ये इसकी बीवी साशा ही है, जो इसका ख्याल रखने की गर्ज से और उसे जहनी उलझन से दूर रखने के लिए ये सब बातें इग्नोर कर रही थी। मगर बाथरूम में जिसने मेरी नाक से खून साफ किया, वो आमिश ये सोचकर दहल कर रह गया। इसके जिस्म में एक डर की लहर दौड़ गई।
وہ اٹھ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ چلیں آج چھت پر چائے پیتے ہیں اور واک کرتے ہیں۔ ساشا نے کھانے کی میز پر آمش کو خاموش دیکھ کر سلسلہ کام جوڑا۔ نہیں یار، میرا موڈ نہیں ہے آج۔ پھر کسی دن آمش نے نظریں اٹھا کر اس کے سامنے دیکھتے ہوئے دوبارہ اپنے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ چلے نا، کافی دن ہو گئے ہم نے چھت پہ چائے نہیں پی اور آپ کا ڈپریشن بھی دور ہوگا، ساشا نے اب اصرار کیا، جس پر آمش منع نہیں کر سکا اور گردن ہلا کر حامی بھر لی۔ آمش کھانے سے فارغ ہو کر چھت پر جا چکا تھا اور ساشا کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی۔ آمش کی عادت تھی کہ وہ کھانے کے فوراً بعد چلا جاتا تھا اور جب تک ساشا نہ آ جائے وہ واک کرتا تھا اور موبائل استعمال کرتا۔ پھر ساشا کہنے پر دونوں ساتھ چائے پیتے اور واک کرتے ہوئے باتیں کرتے۔ آمش کو آج نہ جانے کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے اور اپنے ہی گھر کی چھت پر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھر کی چھت بہت کشادہ تھی، جس میں ایک طرف کی کئی قسم کے گملے رکھے ہوئے تھے اور خوشبودار پھول بھی۔ 400 اندھیرے کا رات تھا، جبکہ اکا دکا گھروں کی لائٹس آن نظر آ رہی تھی۔ آمش بجائے موبائل استعمال کرنے کے آج بے چینی سے ساشا کا انتظار کر رہا تھا اور اس کی نظریں ایک انجان خوف کو سموئے ہوئے آس پاس پٹک رہی تھی۔ کچھ دیر میں ساشا ہاتھ میں ٹرے لیے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر آتی ہوئی نظر آئی، جس پر آمش نے سکون کا سانس لیا اور کرسی لے کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں چائے پینے میں مصروف ہو گئے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے لگے۔ چلے واک کرتے ہیں، ساشا نے کچھ دیر میں واک کا ارادہ اظہار کیا، جس پر دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر واک کرنے لگے۔ وہ دونوں کرسیوں پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بیچ میں ایک چھوٹی ٹیبل موجود تھی اور اس پر پانی کا جگ اور گلاس۔ ساشا ایک بات بتاؤ مجھے، آمش نے ایک نقطے پر نگاہ جمائے ہوئے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا۔ جی پوچھیں، وہ جو آمش کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چھت پر ایک جانب سے دوسری جانب واک کر رہی تھی، سوالیہ نظریں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس روز جب میری ناک سے خون بہہ رہا تھا اور تم میرے لیے دعا لینے گئی تھی تو تمہیں اتنی دیر کیوں لگ گئی تھی آتے ہوئے؟ آمش کے قدم اپنے سوال کے ساتھ رک گئے تھے اور وہ ساشا کی طرف منہ کر کے متوجہ ہو گیا۔ ارے ہاں، میں جب نیچے فرسٹ ایڈ باکس لینے گئی تو وہ اپنی جگہ پر تھا ہی نہیں، مجھے ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگ گیا تھا، پھر وہ مجھے کافی دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر سامنے ہی رکھا ہوا نظر آیا، ساشا نے تسلی جواب دیا، جس پر آمش ہوں کر کے رہ گیا۔ آمش اپنی بیوی کی طرف سے تسلی اور دوسری طرف سے خوف دونوں کے سائے میں تھا، جس سے وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ کبھی تو وہ بہت ڈرا ہوا اور کبھی بالکل پرسکون ہو جاتا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ موجود ہے اور باتھ روم میں جسے اس نے گلے لگایا تھا وہ اس کی بیوی نہیں تھی۔ کیا ہوا آمش، کیا سوچ رہے ہیں؟ ساشا کے سوال پر وہ ایک دم سوچوں سے باہر آیا اور ذہن جھٹک کر ساشا کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے چاند کی مدھم سی چمک میں اپنی بیوی کے چہرے پر پڑتے ہوئے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس، وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ ساشا بھی اس کی خاموشی پر کچھ نہ کہہ سکی اور آمش کے ہمراہ ایک بار پھر قدم اٹھانے لگی۔ آمش ساشا کے ہمراہ چھت کی ایک کونے پر تھا۔ جب وہ پلٹ کر دوسری جانب کو چلنے لگا، اسے محسوس ہوا اس کی کرسی اب اس جگہ سے نہیں ہے جہاں وہ پچھلے 15 منٹ سے واک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پہلے اسے اپنا وہم محسوس ہوا، کیونکہ اس نے واک کرتے ہوئے کرسیوں کی پوزیشن پر کچھ خاص غور نہیں کیا تھا، لیکن اب اس نے غور کرنا شروع کیا تو اسے یقین ہو گیا۔ اٹھتے وقت میں ساشا کے سامنے بیٹھا تھا اور میری کرسی بالکل سامنے تھی، اب ٹیبل کی دوسری سائڈ پر۔ آمش نے خود سے سوال کیا، اس کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ وہ ایک بار پھر چھت کے بیچ میں موجود ان کرسی کی ٹیبل کے پاس سے گزر کر دوسری جانب گیا تھا کہ اب کی بار اسے کرسی سرکنے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ کرسی پہلی والی جگہ پر تھی جہاں اس کے اندازے کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ ساشا چلو نیچے، وہ ساشا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ کیا ہوا آمش؟ ساشا اس کے اچانک بدلتے ہوئے رویے پر حیران و پریشان ہو گئی۔ آمش بغیر کسی جواب کے اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ ابھی مشکل سے 4-5 سیڑھیاں ہی اترے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی، جس کے بعد کرسیوں کے گرنے اور کانچ کی جگ کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ آمش نے اپنی رفتار تیز کر دی اور وہ دونوں قریباً بھاگ کر نیچے فلور پر پہنچے۔ آمش اسے لے کر سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ آمش ہوا کیا ہے آخر؟ آپ کیوں بھاگے ہیں چھت سے؟ ساشا کی حیرت سے تمام بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ آمش نے کمرے میں موجود انٹرکام اٹھایا اور گھر کی چوکیدار کو اوپر آنے کا حکم دیا۔ آمش کی سانس اکھڑی ہوئی تھی، وہ ساشا کی کسی بات کا جواب دیے بغیر بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔
کمرے کا دروازہ بجا تھا جب اس کے قدم ایک دم رکے۔ کون؟ اندر سے ہی پوچھا۔ صلاح الدین ہوں صاحب، آپ نے بلایا تھا، باہر سے آواز آئی۔ عامر نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر تسلی کی، باہر اس کا چوکیدار ہی ہے۔ بابا، اوپر سے ابھی کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی ہے، ذرا چھت پر جا کر دیکھو کیا گرا ہے۔ عامر نے اسے حکم دے کر دروازہ واپس بند کر دیا۔ عامر، کیا ہوا؟ کچھ تو بتائیں، کیسی آواز آئی ہے آپ کو؟ پلیز، اب بہت ہو گیا، اب مجھے بتائیں آخر چل کیا رہا ہے یہ سب؟ ساشا نے پریشانی میں غصہ اپناتے ہوئے پوچھا۔ رک جاؤ، عامر نے روبدار آواز میں جواب دیا اور انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ موبائل کی گھنٹی بجی اور عامر نے رک کر چارجنگ پر لگا موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے شایان لائن پر تھا۔ عامر، تجھے یاد ہے نا کہ کیا کہا تھا میں نے؟ کیا کرنے ہے آج تو نے؟ شایان کی آواز آئی۔ ہاں یار، یاد تو ہے، لیکن میں ساشا کو ان سب چیزوں کی کیا وجہ بتاؤں گا؟ اسے میں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ عامر نے ٹہلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ یار تو بول دے کچھ بھی، اسے سنبھال لے کسی طرح بھی، لیکن آج یہ کر کے ضرور دیکھ۔ میں نے جب سے اس لڑکی اور بچی کو دیکھا ہے، یقین کر میری حالت ابتر ہو گئی ہے۔ اس کی وہ آواز کانوں میں رہ رہ کر گونج رہی ہے۔ شایان اپنے خوف کا اظہار کیا، جس پر عامر کے بھی پسینے چھوٹنے لگے۔ بول رہا تھا تجھے میں، مت چل اس طرف، تو نہیں مانا، اور سوچ میں کیسے یہ سب جھیل رہا ہوں، میری کیا حالت ہوگی۔ ابھی پھر ایک مسئلہ ہوا۔ عامر نے موقع پاتے ہی اپنے دل کی بڑاس نکالی اور سارا الزام شایان کی طرف تھوپ دیا۔ کیا مطلب؟ اب کیا ہوا؟ شایان نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ عامر بے چینی سے کمرے کی طرف باہر ٹہلتے ہوئے بابا کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف تھی۔ اچھا یار بات سن، یہ بتاؤ ہم نے جو یہ لڑکی اور بچی جھاڑیوں میں دیکھی تھی، یہ وہی تھی نا؟ شایان نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ 100% وہی دونوں تھی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم نے جنہیں دیکھا ہے وہ۔ عامر اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ ہاں یار، تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے پوری گردن گھما کر کہا تھا۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے، اور یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ نہ وہ دہشتناک آواز کسی انسان کی تھی، دوسری بات وہ بالکل ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ یار کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اتنے دن پہلے ایکسیڈنٹ، اور وہ دونوں اب تک وہی حالت میں۔ شایان نے اپنا شک ظاہر کیا، اور وہ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ چل یار، میں فون رکھ لیتا ہوں، تو آج ضرور کیمرے کی موجودگی میں سونا، اور جیسا میں نے بتایا ہے وہ سب ضرور کرنا۔ چل ٹھیک ہے یار، دعا کر کچھ الٹا سیدھا نہ ہو، عامر نے التجائیہ لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کی نظریں سیڑھیوں کی جانب لگی ہوئی تھی، جہاں سے اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ اس کی آواز کو سن کر عامر کو ایسا لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ عامر ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لیکن اوپر چڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بابا بابا، وہ ڈرتے ڈرتے بابا کو آوازیں لگانے لگا، لیکن اوپر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے بامشکل ہمت باندھ کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف قدم رکھا، لیکن 2-4 قدم سے زیادہ اوپر نہیں چڑھ سکا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ بابا، صلاح الدین بابا، آواز سن رہے ہو میری؟ ایک بار پھر آوازیں لگانے لگا، لیکن اوپر سے مکمل خاموشی کی سوا کچھ نصیب نہ ہوا۔ البتہ اس کی اپنی آواز اسے جیسے گونجتی واپس آتی سنائی دی، جو ایک عجیب سی بات تھی۔ ایک بار پھر ہمت کر کے وہ ذرا سا اوپر چڑھا، جبکہ ایک پوری سیڑھی ابھی باقی تھی جو چھت سے ملتی تھی۔ یکایک اسے ایک بار پھر خوف نے آ گھیرا، اور وہ واپس پلٹ گیا اور نیچے اترنے لگا۔ وہ مشکل 2 قدم اترا ہوگا کہ کوئی چیز لڑکھڑاتی ہوئی اس کے پیروں سے آ ٹکرائی، جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کمر کے بل سیڑھیوں پر ہی گرا۔ وہ صلاح الدین بابا تھا، جو سیڑھیوں پر نہ جانے اچانک کہاں سے لڑکھڑاتا ہوا آ کر عامر کے پیروں سے ٹکرایا۔ صلاح الدین بابا بے ہوشی کی حالت میں سیڑھیوں پر لیٹے ہوئے لڑکھڑاتے نیچے آیا تھا، لیکن عامر کو ٹکرانے سے پہلے اس کی کوئی آواز، یہاں تک کہ لڑکھنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ بابا بابا، کیا ہوا؟ بابا اٹھو۔ وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، چونکہ عامر بابا کے اوپر ہی گرا تھا، کسی قسم کی چوٹ سے محفوظ رہا۔ بابا کو اس کی حالت میں دیکھ کر عامر کے طوطے اڑ گئے۔ ایک نظر اوپر چھت کی جانب ماری، جہاں سیڑھیوں پر اندھیرا اور سناٹا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ عامر فوراً بابا کو لے کر کمرے کی طرف بھاگا اور اس پر پانی ڈال کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکامیاب۔ ابھی وہ بابا کو ہوش میں لانے کی کوشش میں تھا کہ اسے نچلے فلور سے ایک زوردار آواز سنائی دی۔ اس بار آواز پر ساشا بھی چونک گئی تھی۔ اس آواز نے ماحول کو مکمل طور پر خوف کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم نے سنی یہ آواز؟ عامر نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔
साशा ने इस बात में सर हिलाया और सहमी हुई आमिश की जानब देखने लगी। साशा, तुम बाबा को देखो, पानी वगैरह मारो और होश में लाने की कोशिश करो। मैं चेक करता हूँ, आमिश ने हिम्मत करके खड़े होते हुए कहा। नहीं आमिश, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप यहीं रुकें प्लीज़, साशा ने घबराहट के मारे इल्तिजा की। बस 2 मिनट में चेक करके आया, कहकर वो कमरे से निकल गया। कमरे से निकलकर फूंकते हुए कदम रखता वो नीचे की जानब उतरने लगा। ये सीढ़ियाँ इनके हालनुमा कमरे में जाकर उतरती थी, जो इनका टीवी लाउंज भी था और डाइनिंग रूम भी। हॉल के वस्त में लगा तज़यीन और आयश की घर से लगा हुआ झिलमिलाता हुआ फनूस तेजी से हिल रहा था, मानो अभी गिर जाएगा। फानूस बिलाशुबा बहुत खूबसूरत और बड़ा सा था, साथ ही इतना वजनदार था कि हल्की फुल्की हवा उसे हिला भी नहीं सकती थी। वो इतनी तेज से झूल रहा था कि गोया किसी ने उसे बाकायदा हिलाया हो। फानूस की जलती बुझती रोशनी और इसके शीशों की खड़खड़ाहट पर पुरस्कार माहौल को और भी खतरनाक बना रही थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, इसने खुद से कहकर सीढ़ियों से नीचे कदम बढ़ाना शुरू किया ही था कि वहाँ मौजूद तमाम लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो गई। लाइट्स का बंद होना आमिश के लिए इंतहाई गैर मुतवक्का था। आमिश ने वापस भागकर कमरे का रुख किया और कमरे के बाहर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो तमाम स्विचेस ऑफ थे। इसने जल्दी से ऑन करके कमरे में घुसने में ही गनीमत समझा। बाबा को अब कुछ होश आने लगा था। साशा इससे कुछ फासले पर खड़ी उसे आवाज़ें देकर जगाने की कोशिश करने में लगी हुई थी। आमिश ने बाबा को कमर से सहारा देकर बिठाया और वो बदहवासी के आलम में इधर उधर जायजा लेने लगा। क्या हुआ बाबा? जो ही इसके अवसान बहाल हुए वो साशा की तरफ देखकर एकदम खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ लपका। बाबा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? हम दोनों ने हैरानगी से पूछा। हम जा रहा है, यहाँ काम नहीं करेगा, वो झिड़कने के अंदाज में कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकला। आमिर जो ही इसके पीछे जाने की घर से कमरे से बाहर निकला, तमाम लाइट्स ऑन देखकर हैरान हुए बगैर न रह सका। स्विच बोर्ड पर मौजूद तमाम स्विचेस भी ऑन थे। आमिश बिना रुके सलाहुद्दीन बाबा के पीछे पीछे भागा और गेट के करीब इसके कमरे में उसे रोक लिया। बाबा क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? ऐसे ऊपर छत पर क्या हुआ? आमिश ने अपने हवास पर काबू पाते हुए पूछा। छोड़ो हमें साहब, हम यहाँ काम नहीं करेगा, हम जा रहा है। वो अपना ज़रूरी सामान जमा कर रहा था। अरे बाबा, लेकिन हुआ क्या है? कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ, ऊपर छत पर क्या हुआ? आमिश ने उसे रोककर कमरे में मौजूद चारपाई पर बिठाया। साहब, आपने हमें ऊपर भेजा कि जाओ देखकर आओ, कुछ गिरा है, आवाज़ आई है। हम ऊपर गया तो बेगम साहिबा और हमरा बेबी ऊपर खड़ा था। वह कपकपाती हुई आवाज़ में बता रहा था। आमिश का मुंह ये सुनकर खुला रह गया। फिर आमिश ने फौरन पूछा, साहब, हमने बेगम साहिबा के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ है, तो वो हमें जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि हमें देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो बुखलाया हुआ बताने लगा। साहब, हमने बेगम साहिबा से पूछा क्या हुआ है, तो वो पहले हमें देखकर हंसता रहा, फिर बोलता है, वहाँ कोने में कोई बैठा हुआ है, जाकर देखो। हमने वहाँ देखा तो इधर कुछ भी नहीं था, सिर्फ गमला रखा हुआ था। हम गमले को देखने वहाँ गया तो बेगम साहिबा ने हमें धक्का दे दिया। हम छत से नीचे गिर जाता, लेकिन लोहे का ग्रिल पकड़ के हम बच गया, हम गिरा नहीं। फिर हम खुद को संभाल के वापस खड़ा हो गया तो बेगम साहिबा का चेहरा रोशनी में सही से नजर आया। वो तो कोई और था। हमने फिर देखा, हमना में भी छत से नीचे कूदने का कोशिश कर रहा था, वो दीवार पर चढ़ रहा था। हम भागा इसको बचाने के लिए और इसने हमारा पहुंचने से पहले छलांग लगा दिया। हम फौरन नीचे झांका तो उधर कोई भी नहीं था और हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने फिर से धक्का दिया हो। हमने खुद को दोबारा गिरते गिरते बचाया और वापस देखा तो छत पर कोई भी नहीं था। तो हम नीचे आने के लिए भागा तो टेबल खुद ब खुद हमारे पाँव पर टकराया। साहब, हम टेबल से दूर था, फिर भी पता नहीं कैसे वो हमें टकरा गया और हम ज़मीन पर गिरा। फिर पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता। साहब, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, हमें डर नहीं लगता किसी से, लेकिन ये हमें मार देगा। बेगम साहिबा पहले हमसे बात करके हमें वहाँ भेजा, फिर इनका चेहरा बदल गया, हमें मारना चाहता था। बाबा ने घबराते हुए उखड़ी सांसों में के साथ सारा वाक़या सुनाया और वापस अपना सामान जमा करने लगा। अच्छा बाबा, तुम रुको, सुबह चले जाना बेशक। आमिश ने बाबा से रुकने की इल्तिजा की। हम जा रहा है अभी यहाँ से, तुम भी जाओ इधर से, तुम्हारा घर में कुछ है। वो सामान उठाकर बाहर निकल गया। आमिश को यकदम साशा का ख्याल आया और वो दौड़कर घर के अंदर की तरफ भागा और अंदर पहुंचकर इधर उधर देखने लगा।
कमरे में साशा को पाकर इसने सुकून का सांस लिया और इसके बराबर में जाकर बैठ गया। उससे महसूस हुआ साशा एक तरफ कुछ घूर घूर कर देख रही थी। बजाय बाबा के बारे में पूछने की ये क्या देख रही है, आमिश के ज़हन में ख्याल आया और इसने साशा को कंधे से पकड़कर हरकत दी। साशा, क्या हुआ, क्या देख रही हो? आमिश ने करीब होते हुए पूछा। तुम चाहते तो बचा सकते थे। एक वहशत भरी आवाज़ आमिश के कानों से टकराई जो इसकी बीवी के मुंह से निकली थी। आंखें खून की मान सुर्ख और चेहरा कई दिनों का थका हुआ लग रहा था। इसने आमिश की तरफ गर्दन मोड़कर कहा। आवाज़ में कदरे भारीपन था। ये आवाज़ इस आवाज़ से मुख्तलिफ ना थी जो इसने झाड़ियों में सुनी थी। आमिश को यूं लगा जैसे इस आवाज़ ने उसे दूर धकेल दिया हो। आओ देखा ना ताओ फौरन दरवाजे की तरफ लपका और जूं ही कमरे का लॉक घुमाया वो बंद था। आमिश ने जोर आजमाई शुरू कर दी। इसी तकदोद में इसकी एक नज़र साशा पर पड़ी जो बहुत परेशान और घबराई हुई उसे देख रही थी। नजरें मिलते ही बाबा के बारे में पूछने लगी। क्या हुआ था बाबा को? आमिश को इसकी असल आवाज़ और चेहरे की तासुरात से एहसास हुआ कि ये एक लम्हे पहले वाली साशा नहीं है। चलो यहाँ से। आमिश ने साशा का हाथ पकड़ा और दोबारा दरवाज़ा खोला जो फौरन खुल गया। कुछ देर में वो लोग साशा की मामा के घर के बाहर मौजूद थे जहाँ हमने पहले ही से ही रुकी हुई थी। रास्ते पर साशा पूछने की कोशिश करती रही लेकिन आमिश तेज़ी से गाड़ी दौड़ाता हुआ और कुछ भी बोलने से एतराज़ किया। साशा, मेरी बात गौर से सुनो, आमिश ने हिदायत करते हुए बात शुरू की। मैं तुम्हें अम्मी के घर छोड़ रहा हूँ। हो सकता है एक दो दिन तुम्हें यहीं रुकना पड़े। मेरे साथ घर में कुछ अजीब वाक़यात हो रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो मैंने तुमसे बाद में शेयर करूँगा। तुम्हें अपना और हमरा का ख्याल रखना है और मैं इन चीज़ों से निपट कर तुम्हें वापस ले लूँगा। आमिश ने एक ही सांस में मुख्तसर किस्सा कह डाला और साशा हक्का बक्का इसका चेहरा देखती रही। तुम अंदर जाओ, मैं तुमसे फ़ोन पर रब्ता करूँगा। आमिश ने उसे गाड़ी से उतरने का इशारा करते हुए कहा और सख्त लहजे में हिदायत की। आमिश, प्लीज़ आप भी यहीं रुक जाएं, मत जाएं वहाँ। मेरा दिल डूब रहा है, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। प्लीज़ आमिश, साशा ने फिक्रमंदी से गुजारिश की। नहीं, मैं शायान को लेकर घर जाऊँगा। तुम फिक्र ना करो, जाओ अब अंदर। आमिश ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट समेट कर कहा। साशा गाड़ी से उतरकर घर के अंदर की तरफ चल दी। आमिश गाड़ी में वापस मोड़कर घर की तरफ रवाना था। ये वही रास्ता था जिसे आमिश ने इस वाक़े के आने जाने के लिए मुंतखब कर लिया था और दूसरा रास्ता तर्क कर दिया था। गाड़ी दौड़ाते हुए अचानक एक मौका पर आमिश को यह एहसास हुआ कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई मौजूद है। इसने बैक मिरर में देखकर तसल्ली की, वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता इसका खौफ जो ख़त्म हो ही नहीं रहा था अब मज़ीद बढ़ गया था। गाड़ी की स्पीड बेख्तियार तेज़ थी और आमिश दिल ही दिल में अपनी खैरियत से घर पहुंचने की दुआएं मांग रहा था। साथ साथ बैक मिरर में पिछली सीट की तरफ देखता जा रहा था और गाड़ी की अंदरूनी लाइट भी ऑन कर दी। एक लम्हे के लिए इसकी नज़र अपने मोबाइल पर फ़ोन पर पड़ी और इसके ज़हन में शायान का ख्याल आया। दूसरे चंद लम्हों में वो शायान के साथ ऑनलाइन पर था। शायान, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो, आज मेरे घर पर रुकना है तुझे मेरे साथ। शायान ने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल की। अभी क्या हो गया? इस वक्त शायान ने चौंक कर पूछा, लेकिन अगले ही लम्हे कॉल मुनक़ता हो गई। शायान के घर पहुंचने से 2 मिनट पहले इसने कॉल की और गेट पर तैयार रहने की हिदायत जारी की। क्या हो गया भाई, अब क्या मसला है? शायान ने आमिश के पहुंचने से ही सवाल दागा और गाड़ी में बैठ गया। क्या हो गया? अभी ये पूछ क्या नहीं हुआ भाई, पूछ मत क्या हो रहा है। चौकीदार बाबा भाग गया। लाइट्स खुद ऑन हो जाती हैं, कभी ऑफ। फानूस हिल रहा है, कभी साशा अपना रूप बदल रही है तो कभी लग रहा है गाड़ी में पीछे कोई बैठा हुआ है। बस बहुत हो गया यार, अब कुछ करना पड़ेगा मुझे। आमिश ने तड़मड़ा कर सारी बात सुनाई और गुस्से में गाड़ी तेज़ की। ओ भाई, ज़्यादा जज्बाती मत बन, अकल से काम ले, अकल से। वो कोई पहलवान नहीं जिससे तू इस तरह लड़ने जा रहा है, शायान ने समझाने वाले अंदाज में कहा और साथ ही पीछे मुड़कर सीट को चेक करने लगा। अबे यार, तो मैं क्या करूं? ये मेरे पीछे पड़ गई है। तुम चाहते तो बचा सकते थे। अबे कहाँ से बचाता मैं? अपनी बीवी और बच्ची को लेकर इन दरख्तों में घुसा देता, गाड़ी एक्सीडेंट कर देता गाड़ी का। तो खुद बता यार, तुम मेरी जगह होता तो क्या करता? यार मैंने क्या गलत किया है?
आमिश ने तकरीबन रूहानी होते हुए गुस्से भरी आवाज़ में कहा। भाई मैं समझ सकता हूँ तेरी गलती नहीं है, मगर उसे समझा तो सकता है ये बात। शायान ने यह कहकर आमिश के होंठों को सी दिया और सवालिया नज़र से आमिश की जानब देखने लगा। आमिश तेज़ी से गाड़ी भगा रहा था। अफसोसदार चेहरा बनाकर गाड़ी की स्पीड कुछ कम कर दी। नहीं यार, लेकिन अब क्या हल है इस मसले का? शायान, क्या करना चाहिए हमें? इन कैमरों की मदद से हम क्या करेंगे? सिर्फ रिकॉर्डिंग ना, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए तो कल को लोग कैमरे की रिकॉर्डिंग में ये देखें कि मुझे आकर किसी ने मार दिया, फिर क्या फ़ायदा? आमिश के सवाल ने शायान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इनकी गुफ्तगू के दौरान गाड़ी की स्पीड कुछ स्लो हो गई थी। आमिश की नज़र सामने रोड पर और शायान बैक मिरर में पिछली सीट पर गौर कर रहा था। यकायक आमिश को ऐसा लगा जैसे सामने अंधेरा छा गया हो। विंड स्क्रीन पर काले कपड़े नुमा किसी चीज़ ने सामने का मंजर ओझल कर दिया था। यकायक गाड़ी का हैंडल बाईं जानब मुड़ा और इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि वो किसी अंधेरे वाली जगह में दाखिल हो रहे हैं। शायान, गाड़ी खुद चल रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, वो चिल्ला कर बोल रहा था और ब्रेक पर जोर जोर से पाँव मार रहा था। गाड़ी रोक आमिश, गाड़ी रोक आमिश, गाड़ी रोको, शायान चिल्ला रहा था। शायान, कुछ कर यार, गाड़ी खुद चल रही है। शायान, आमिश की चीखें गूंज रही थी। वो दोनों बुरी तरह चिल्ला रहे थे और साथ ही मिलकर हैंडल को मोड़ने की कोशिश तो कभी दरवाजे खोलने की जद्दोजहद करने लगे, लेकिन बेसुध। आमिश और शायान ने अब की बार खुद को एक अनजान रास्ते पर पाया, जहाँ न जाने गाड़ी रोड पर चल रही थी या ज़मीन से ऊपर थी। अलबत्ता दोनों जानब ख़तरनाक हद तक अंधेरा छाया हुआ था। रोशनी किसी जुगनुओं की झिरमट की इमारत मुख्तलिफ जगहों से उभरती और डूबती नजर आ रही थी, जिसमें वो बामुश्किल एक दूसरे को देख पा रहे थे। इसके अलावा वो इस जगह कुछ भी समझने से कासी थे। गाड़ी की रफ्तार एक ही जगह रुक गई थी और गाड़ी खुद ब खुद चल रही थी। तुम चाहते तो बचा सकते थे। गाड़ी की अकब से आवाज़ उभरी और इतनी ज़ोर के खौफ के मारे इन दोनों की आवाज़ बंद हो गई। इस आवाज़ की गूंज सुनाई देती रही। गाड़ी एक ही रफ्तार से चलती रही। ये वही खौफनाक आवाज़ थी जो शायान आज दूसरी बार सुन रहा था। एक लम्हे के लिए भी दोनों ने हिम्मत ना हारी और गाड़ी को मोड़ने और रोकने की कोशिश में लगे रहे, जो कि इनके कंट्रोल में नहीं थी। दोनों ने ज़ोर ज़ोर से जो भी आयातें कुरानी याद थी पढ़ना शुरू कर दी और उन्हें अपनी मौत का पूरा यकीन हो चुका था। ये ऐसी अनजान जगह थी जो इनके हिसाब से कोई आम रास्ता या रोड नहीं था, कुछ ऐसी जगह जो नाकाबिले बयान थी। और एक लम्हा ऐसा आया जब इन दोनों को ही गाड़ी के सामने एक औरत और बच्ची दिखाई दिए। वो सामने रोड क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी उन्हीं की जानब बढ़ रही थी। आमिश ने अपनी पूरी कुव्वत से गाड़ी का हैंडल घुमाया, लेकिन गाड़ी फिर भी इनसे टकराई हुई आगे जा निकली। ये मंजर शायान भी खुली आंखों से देख रहा था। इसके लब सिल गए थे। इसके फौरन बाद ही एक बार फिर मुकम्मल अंधेरा होने लगा। आमिश ने घर के दरवाजे के ऐन सामने गाड़ी का ब्रेक मारा। हकीकतन आमिश का पैर ब्रेक से हटा ही नहीं था और इस अंधेरे की जद से निकलते ही ब्रेक ने काम करना शुरू कर दिया था, जबकि वो रास्ते में होने की बजाय अब आमिश के घर के सामने मौजूद थे। शायान अब तक आवाज़ें और वो जगह अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहा था। अचानक ब्रेक लगने से डैशबोर्ड से टकराया। वो दोनों फटी आंखों से एक दूसरे की जानिब और कभी सामने घर के दरवाजे को बेयकीनी के आलम में देख रहे थे, गोया वो किसी ख्वाब से जागे हों। दोनों बहुत देर तक बिना कोई बात किए गाड़ी में पीछे बैठे अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। ये क्या हुआ आमिश? शायान की लर्जती आवाज़ ने खामोशी की दीवार गिराई। लगता है कोई हमारा घर में इंतज़ार कर रहा है, आमिश एक गहरी सांस लेकर कहा। मालूम होता था वो किसी बहुत बड़े खतरे को महसूस कर रहा हो और ख़ुद को इसके लिए तैयार कर रहा हो। गाड़ी से उतरकर इसके दरवाजे के साथ खड़ा हो गया। गहरी सांसों और धड़कते दिल के साथ वो अपने घर पर नजरें जमाए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। वो एक खूबसूरत बंगलेनुमा घर था। दरवाजे से अंदर घुसते ही कार पार्किंग की जगह, उल्टे हाथ पर छोटा सा गार्डन, बाहर से नजर आने वाली ऊपरी मंजिल जहां इसका कमरा था और 7 बालकनी के साथ ऊपर छत जिसकी दीवार से बाहर से नजर आ रही थी। दीवारों पर अंगूर की बेल चढ़ी हुई थी और इसमें हरे और पीले गोशे लटक रहे थे। आज अपने घर को वो कुछ अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे कोई जंग लड़ने इस घर में दाखिल होने वाला हो।
حقیقت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ جو حالات اور وقت اس کے ساتھ گزر رہا تھا اس کے لیے کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ کیا سوچ رہا ہے عامش؟ شایان گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آ چکا تھا۔ یار آج میں اپنے ہی گھر میں گھسنے سے ڈر رہا ہوں۔ عامش کی آواز مدھم اور روحانی تھی۔ جو کچھ ابھی ہمارے ساتھ ہوا ہے کیا وہ حقیقت تھی؟ یہ ہمارا کوئی وہم یا خواب؟ شایان نے عامش کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے گھر کی جانب نظر دوڑا کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا وہ خواب تھا یا ہمارے دماغ پر کسی کا قبضہ۔ میں نے یہ جانا کہ اس جگہ داخل ہونے سے پہلے ہم راستے میں کسی اور جگہ تھے اور اس سے نکل کر میرے گھر کے باہر۔ عامش نے گہری سوچ کے ساتھ ماتھے پر بر ڈالتے ہوئے کہا اور اس کی نظریں اب تک سامنے گھر پر ٹکی ہوئی تھی۔ عامش، شایان نے سوتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ عامش نے سوالی انداز میں بنا اس کی جانب دیکھے کہا۔ چل یار واپس چلتے ہیں، میرے گھر رک جاتے ہیں۔ شایان نے ڈرتے ڈرتے اپنے اندر کا خوف باہر نکالا۔ کچھ نہیں ہوگا، آ جاؤ عامش، یہ کہتا ہوا چلنے لگا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے تمام لائٹس آن کی اور شایان کے ساتھ مل کر کمروں میں موجود CCTV کیمرے اور ان کی سمت اور کوریج جگہ کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ CCTV کیمرے گھر کے باہر حصے سمیت 2-3 خاص آمد و رفت کی جگہوں کو کور کیے ہوئے تھے۔ رکنے اور رات سونے کے لیے گراؤنڈ فلور پر موجود ہال نما کمرے کا تعین کیا جہاں کیمرہ ایک کھلے حصے سمیت کچن اور دیگر حصے بھی کور کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ TV لاؤنج کی جگہ ٹھیک رہے گا، جہاں صوفے ہیں، ہم ادھر ہی رات سوتے ہیں جس سے کیمرے کی زد میں رہیں گے۔ شایان نے اچھی طرح سب جگہیں دیکھ کر اپنا مشورہ پیش کیا۔ ہاں جگہ تو صحیح ہے لیکن ادھر ایک صوفہ ہے، ہمیں چھوٹے صوفے ہٹا کر ادھر بھی سونے کی جگہ بنانی ہوگی۔ عامش نے جگہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ یار تیرے گھر میں کوئی فوم کا گدا یا بستر وغیرہ ہو تو وہ لے آ، میں زمین پر اسے بچھا کر سو جاؤں گا۔ شایان نے یہ کہہ کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ عامش بستر لانے کی غرض سے اپنے روم کی طرف اوپر چلا گیا جبکہ شایان ادھر ہی TV آن کر کے صوفے پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ اوپر فلور پر عامش لائٹس آن کرتا ہوا اسٹور نما کمرے میں بستر لینے کی غرض سے چلا گیا جبکہ شایان نیچے TV دیکھ رہا تھا۔ اسٹور کی طرف ان کا جانا بالکل نہ جانے کے برابر تھا، ادھر کبھی ان کا کام ہی نہیں پڑتا تھا۔ جو ہی عامش اسٹور روم کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے ڈر میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ان حالات کے اتنا زیر اثر تھا کہ اسے ہر لمحہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے قدم اسٹور روم جاتے جاتے رک گئے۔ شایان بات سن، اس نے اوپر سے ہی شایان کو آواز دے کر بلایا۔ کچھ دیر میں شایان اس کے ساتھ موجود تھا۔ یہ اسٹور روم میں کچھ سونے کے گدے اور بستر چادریں وغیرہ ہیں، چل اندر سے نکالتے ہیں۔ عامش نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیا۔ شایان بھی اس کو بلانے کا مقصد سمجھ چکا تھا، بنا کچھ بولے لیکن ڈرتے ڈرتے اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں نے ڈرتے ڈرتے اسٹور روم کا دروازہ کھولا، چونکہ وہ کئی مہینوں سے کسی نے کھولا تک نہیں تھا۔ کھولتے ہی ڈر کی ایک لہر ان کے جسم میں دوڑی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ فوراً لائٹ کا سوئچ دبایا لیکن وہ نہیں جل رہی۔ یار یہ لائٹ خراب ہو گئی ہے، یہ ابھی نہیں جل رہی، شایان نے دروازے سے کچھ فاصلے اپناتے ہوئے کہا۔ خراب ہو گئی ہے یار، موبائل کی ٹارچ چلا۔ عامش نے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور شایان کو بھی آن کرنے کا کہا۔ کچھ جدوجہد کے بعد اسے شایان کے مطابق بستر مل گیا جسے کاندھے پر لیے عامش اسٹور روم سے نکلنے لگا۔ جو باہر کی جانب ایک قدم اٹھایا اسے پیر میں کچھ بہت زور کا چبھا جس سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا عامش، کیا ہوا؟ شایان نے ایک دم گھبرا کر لائٹ اس کے پیروں کی طرف کی جس سے خون نکل رہا تھا۔ کچھ چبھ گیا ہے یار، عامش نے کرہاتے ہوئے بتایا اور لنگڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کی۔ اچانک اس کی نظر قریب پڑے شیشوں پر پڑی۔ ان پر روشنی ڈال کر غور کیا تو اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ وہی کانچ کا جگ تھا جو چھت پر چائے کے بعد وہ دونوں چھوڑ کر آئے تھے اور اس کے ٹوٹنے کی آواز پر بابا صلاح الدین کو اوپر بھیجا تھا۔ عامش نے فوراً وہ خیال اپنے ذہن سے جھٹکا اور جلدی سے لنگڑاتے ہوئے وہاں سے فوراً باہر نکل گیا۔ زخم پر پٹی وغیرہ لگا کر وہ دونوں کچھ ٹائم بعد نیچے موجود تھے۔ رات 11:30 بجے کا وقت تھا اور ان کا سونے کا معمولی ٹائم 1 بجے سے پہلے کا نہیں تھا۔ TV لاؤنج کی جگہ پر چھوٹے صوفے ہٹا کر ایک بستر ڈال دیا اور شایان کا صوفے پر سونے کا ارادہ تھا۔ اپنے اطمینان کے لیے دونوں نے CCTV کی فوٹیج بھی دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ جس جگہ دونوں سونے جا رہے ہیں وہ کیمرے میں اچھی طرح آ رہی ہے۔ پرفیکٹ ہے یار، کیمرے میں تو کچھ بھی ہوگا وہ نظر آ جائے گا، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور بھی انتظام کرنا چاہیے تاکہ کسی طرح مسئلے سے بچ سکیں۔
शायान ने कैमरा चेक करने के बाद एक बार फिर इसी जगह आकर देखा और कुछ सोचकर कहा, क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन हम कैसे बचाव करें और क्या ऐसा करें? आमिश ने इसकी बात पर मुतफिक होते हुए कहा और दोनों एक बार फिर अपनी जगह पर गौर करने लगे। यार ऐसा करते हैं, हम जहाँ सो रहे हैं इसके आसपास किसी चीज़ों को हटा देते हैं और अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसा रखें कि इस जगह कोई कदम रखे तो पता चल जाए। कैमरा अगरचे रिकॉर्ड करेगा लेकिन बचाव का भी तो कुछ होना चाहिए। शायान ने एक गहरी सोच के बाद मशवरा पेश किया। कुछ देर में वो सोफे का रुख कैमरे के ऐन सामने और बिस्तर भी इसके बराबर में डालकर वो दोबारा खड़े होकर देखने लगे। एक काम और करते हैं, हमारे बिस्तर के आसपास जो जगह है इधर कोई चीज़ ज़मीन पर डाल देते हैं जिसे छूने से आवाज़ पैदा हो और हमारी आँख खुल सके। आमिश ने कमर पर हाथ रखकर पास खड़े शायान से कहा। करीबन 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए बहुत से इंतजाम कर लिए थे। सोफे और बिस्तर के फौरन बाद ही ज़मीन पर चारों तरफ पाउडर छिड़क दिया जिससे किसी के चलने पर इसके निशान वाज़िह होना ज़रूरी था। पाउडर के अहाते के बाद ज़मीन पर प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स एक दूसरे से बांधकर ज़मीन पर फैला दिए थे जिस पर पैर रखे बगैर कोई आम कदम लिए बिस्तर या सोफे तक नहीं पहुंच सकता था। सबसे आखिर में पतली रस्सियों के सहारे बांधकर स्टील के बर्तन इस तौर पर रख दिए कि कोई रस्सियों को छुए तो बर्तन गिर जाए। अपने इन इक़दामात पर वो दोनों साथ ही हंस भी रहे थे लेकिन खौफ अपनी जगह बरकरार था। कुछ देर टीवी देखने और बातें करने के बाद उन्होंने सोने का फैसला किया। इतने दिनों की थकन और हवास पर इन पर तारी दोनों के वाक़यात ने आमिश को कई दिनों से ठीक से सोने नहीं दिया था। शायान की मौजूदगी के बायस इसके खौफ में कदरे कमी आ गई थी। चल यार मैं तो सोऊंगा, अब बहुत थकन महसूस हो रही है और कई दिनों से नींद भी ठीक से नहीं हो पाई। आमिश ने थकन से चूर लहजे में कहा। अच्छा तुझे नींद आ जाएगी, शायान ने बात को हल्के फुल्के अंदाज में कहा। आमिश ने मुस्कुराकर कहा। वो दोनों जानते थे कि नींद आना बहुत मुश्किल है। कमरे में लाइट्स मुकम्मल ऑन थी। दोनों नींद से बोझलां के लिए बैठे एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। थक कर बिलाखिर आमिश सोफे पर लेट गया और चादर मुंह तक ओढ़ ली। उसे देखकर शायान ने भी सोने का फैसला किया और रोशनी के बाद चादर अपने मुंह पर तक ओढ़ ली। अभी इन दोनों की आंख लगे कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक आमिश को एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जकड़ा हुआ हो। उसे लगा जैसे वो किसी तंग जगह में फंसा हुआ है और वहाँ इसका दम घुट रहा है। सीने पर भारीपन महसूस हो रहा था और वो चाहकर भी खुद को हिला नहीं पा रहा था। दिल की धड़कन तेज और सांसें करीब मौजूद शायान तक जा रही थी। एकाएक इसने अपने पैर को झटका दिया। सोफे से बहुत जोर से टकराया था। इसकी आंख खुल गई। इसने उसे ख्वाब जानकर सुकून का सांस लिया। चादर चेहरे से हट चुकी थी जो इसने एक बार फिर लेने की गर्ज से पकड़ी ही थी कि सामने लगे टीवी स्क्रीन पर नजर पड़ी। टीवी चल रहा था और ब्लैक खाली स्क्रीन मौजूद थी। ये देखकर इसके माथे पर बल उमड़ आए। सर उठाकर शायान की जानब देखा तो वो सो रहा था। आमिश उठकर बैठ गया और इधर उधर टीवी रिमोट देख रहा था। शायान से कुछ दूर बिस्तर पर ही उसे टीवी रिमोट नजर आ गया जिसे देखकर इसने एक गहरी सांस ली और यह सोचकर कि शायान के पास पड़ा हुआ रिमोट का कोई बटन इससे नींद में दब गया होगा। वो रिमोट उठाकर ऑफ करने लगा। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ कि स्क्रीन पर कोई सड़क नजर आ रही हो, साथ ही टीवी से कोई आवाज़ भी। आमिश के दिल की धड़कन तेज हुई लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपना वहम समझकर रिमोट रख दे चुका था। स्क्रीन अब बंद थी। आमिश ने आसपास मुकम्मल जायजा लिया और ज़मीन पर मौजूद पाउडर को बस्तूर वैसे ही पाया। एक बार फिर वह मुंह पर चादर लेकर लेट गया। अब की बार से शायान के खराटे की आवाज़ आ रही थी जो उसे कुछ परेशान करने लगी। इसने करवट बदलकर अपना रुख सोफे की जानब कर लिया। अभी वो हल्की नींद में गया ही था कि उसे अपने पैर की जानब से चादर उठती महसूस हुई। इसका एहसास उसे ठंडी हवा लगने से हुआ जो हाल में मौजूद एसी की थी और इससे पहले चादर की वजह से अपने पैर पर महसूस नहीं हो रही थी। आमिश ने जो ही सर उठाकर देखा चादर नीचे हो गई और ये एक गैर यकीनी चीज़ थी क्योंकि ना ही कमरे में हवा का कोई गुजर था और ना ही एसी की हवा से चादर उठ सकती थी। नींद अब इसकी आंखों से जाती रही। एक बार फिर उसे खौफ महसूस होने लगा। कुछ देर सोने की कोशिश करके वो एक बार फिर उठा और ज़मीन पर मौजूद पाउडर का खड़े होकर मायना करने लगा लेकिन वो वैसा ही था जैसा उन्होंने ज़मीन पर डाला था जिससे उसे तसल्ली हुई। वो एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। करीबन आधा घंटा गुजरा
होगा और वो पूरी तरह नींद में गया भी नहीं था कि उसके घर के बाहर से गाड़ी की अचानक ज़ोरदार ब्रेक लगने और टायर्स स्क्रैचिंग की आवाज़ आई। ये आवाज़ उसे अपने घर के बाहर से ही आई थी और इतनी तेज़ थी कि वो चौंक कर उठ गया। शायान उठ गया, शायान जल्दी उठ प्लीज़, मुझे कोई आवाज़ आई है। वो शायान को जगाने लगा जो बेसुध सो रहा था। अचानक हड़बड़ा कर उठा। अभी क्या हुआ आमिश? वो गड़बड़ाकर अपना सर खुजाते हुए पूछने लगा। यार कोई आवाज़ आई है, बाहर से गाड़ी को चल यार देखते हैं। मुझे लग रहा है हमारे घर के बाहर से आई है, आमिश ने परेशानी के आलम में कहा। सो जा यार, कुछ नहीं हुआ, शायान जो गहरी नींद से जागा था कहकर दोबारा लेट गया। चल यार प्लीज़ शायान, कुछ तो हुआ है, देखते हैं चलकर गाड़ी को। उठ प्लीज़, आमिश इसकी मिन्नत कर रहा था।